हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरान और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपने चैप्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया देखा, जहां पर हम लोगों ने अमोनिया कैसे फॉर्म होता है उसे समझा और साथ ही साथ अमोनिया के ऊपर होने वाला जितना भी केमिकल रिएक्शन था उन सारे केमिकल रिएक्शंस को हम लोगों ने पढ़ा था। एंड आई होप कि आप लोगों को पिछला वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा, सारा केमिकल रिएक्शंस आपको याद हुआ होगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे फॉर्म होता है एंड ऑफ कोर्स हाइड्रोजन सल्फाइड के ऊपर जो भी केमिकल रिएक्शंस है उनको देखेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा केमिकल रिएक्शंस में होने वाला कलर चेंज। तो आपको फोकस करना है कि भाई कौन कौन सा कलर चेंजेस हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उनको आपको देखना। साथ ही साथ हम लोग किब्स apparatus कैसे काम करता है, यानी उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसको देखेंगे। और पिछले वीडियो में ना एक छोटा सा टॉपिक मिस हो गया था कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया कैसे होता है और अमोनिया से हम लोग जो यूरिया फॉर्म करते हैं वो कैसे होता है, हम मिस कर गए थे, ध्यान में ही नहीं रहा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करो और ध्यान से चीजों को समझते जाना। ओके, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आज का सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। तो हम लोग पहले उसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। ठीक है, हेडिंग लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। ध्यान ही में नहीं रहा यार कि ये वाला भी एक छोटा टॉपिक हम मिस कर गए पिछले वीडियो में, नहीं तो वहीं पे कवर हो जाता। देखो, हम लोग अभी तक जो समझे वो क्या समझे कि हम लोग स्मॉल स्केल पे थोड़ा सा अगर हम लोगों को अमोनिया बनाना होगा तो वो हम लोग लैब में किस तरीके से बना सकते हैं। बट अगर बात आ जाए कि एक लार्ज स्केल में अमोनिया प्रोड्यूस करना है, एक बहुत हाई क्वांटिटी में अमोनिया प्रोड्यूस करना है, तब हम लोग जो लैब वाला प्रोसेस है उसको इस्तेमाल नहीं करते। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडस्ट्री के लिए एक अलग प्रोसेस बनाए, या तो उसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस बोला जाता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बोला जाता है। तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज जाता है, इसमें हम लोग रॉ नाइट्रोजन लेते हैं, एकदम प्योर जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को लेते हैं, प्योर हाइड्रोजन को लेते हैं और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या करते हैं आपस में रिएक्ट करवा देते हैं। अब जाहिर सा बात है कि ये लोग रिएक्ट करेगा नहीं करेगा ये डिपेंड करता है। तो ये लोग जब रिएक्ट करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो सारा का सारा कंडीशंस हम लोग क्या करते हैं बनाकर देते हैं और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं, साथ में क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है। तो बेसिकली तो होता तो बस सिंपल सा यही है कि भाई हम लोग के पास नाइट्रोजन का गैस मिलता है और हाइड्रोजन का हम लोग के पास गैस रहता है और इन दोनों को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं और ये लोग क्या फॉर्म करता है, NH3 अमोनिया फॉर्म करता है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो भाई रिएक्शन थोड़ा सा बैलेंस कर लेना। अच्छा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये चलता है हम लोगों का। अब सबसे पहला चीज आता है कि भाई नाइट्रोजन हम लोग कहाँ से लेकर आते हैं, नाइट्रोजन तो एयर में मौजूद है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, हवा को इतना ज्यादा ठंडा करते हैं और उसके बाद फिर उसको हीट करके नाइट्रोजन के टेम्परेचर पे कलेक्ट कर लेते हैं। होता क्या चीज है, पहले पूरा जो एयर है उसको कलेक्ट करके हम लोग बहुत ज्यादा उसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा जब कर रहे होते हैं तो नाइट्रोजन क्या होता है नीचे कंडेंस होगा, फिर उसको थोड़ा सा हीट देके हम लोग वापस से नाइट्रोजन को अलग करते हैं। तो ये प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं नाइट्रोजन लाते हैं। और जो हाइड्रोजन है वो तुम वाटर से ला सकते हो, वाटर गैस बोल के एक चीज होता है, तो वहां से हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोजन कलेक्ट कर लेते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ गया, दोनों को जब हम लोग रिएक्ट करवा रहे होते हैं तब यहाँ पे एक कंडीशन चाहिए होता है, वो कंडीशन आप लोग को याद रखना है। क्या कंडीशन चाहिए भाई, तो जब भी हम लोग कंडीशन का बात करते हैं तो हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में बात करते हैं। तो टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए होता है 550 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत हाई हीट वाला टेम्परेचर होगा तभी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अच्छा, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहा है, तो दूर भाग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर भी बहुत हाई अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग बहुत हाई प्रेशर और बहुत हाई टेम्परेचर इन दोनों पे हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में रिएक्ट करवाते हैं। तो ये लैब में करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इंडस्ट्री लेवल पे इसको इस्तेमाल करते हैं। अब साथ में यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए होता है, साथ में चाहिए होता है हम लोगों को कैटालिस्ट। अब यहाँ पर कैटालिस्ट के तौर पे कौन इस्तेमाल होता है, तो कैटालिस्ट के तौर पे आपका आयरन पाउडर इस्तेमाल होता है। ये सब देखो छोटा छोटा क्वेश्चंस है कि भाई प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजन में कैटालिस्ट के तौर पे क्या इस्तेमाल होता है, आपको बोलना भाई आयरन पाउडर इस्तेमाल होता है, Fe का पाउडर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज, उसका जो रेट होता है उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज को इंक्रीज करता है, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए कैटालिस्ट का इस्तेमाल होता है, विच इज आयरन पाउडर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर। क्या, अब प्रोमोटर क्या है, प्रोमोटर के तौर पे आपका इस्तेमाल होता है Al2O3 विच इज अलुमिना।
और अलुमिना को हम लोग एज अ प्रोमोटर इस्तेमाल करते हैं। अब ये प्रोमोटर क्या है? कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को इंक्रीज करना है, या कि वो रिएक्शन में क्या हो, जल्द से जल्द प्रोड्यूस हो जाए। तो प्रोमोटर का काम होता है कि जो कैटलिस्ट है उसको हेल्प करना, यानी ये कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा और ये प्रोमोटर कैटलिस्ट को बोलेगा कि भाई जल्दी जल्दी रिएक्शन करो, यानी ये इसको कंट्रोल करता है। बस हो गया, कैटलिस्ट को बोलने वाला कि भाई तुम जल्दी जल्दी रिएक्शन करवाओ, वो कौन है? प्रोमोटर है। और कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो प्रोमोटर के तौर पे यहाँ पे कौन इस्तेमाल होता है? Al2O3। अच्छा, ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है, ये सारा का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? हेबर्स प्रोसेस कहलाता है। हेबर्स प्रोसेस। अब हेबर्स एक साइंटिस्ट का नाम है जो ये प्रोसेस डेवलप किया कि भाई किस तरीके से हम लोग अमोनिया प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछ लिया कि भाई हेबर्स प्रोसेस क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं भाई द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इन इंडस्ट्री इज नोन एज हेबर्स प्रोसेस, एंड उसका जो टेम्परेचर, कंडीशन, कैटलिस्ट और प्रोमोटर है वो ये सारा है। बस इतना आप लिखोगे, आपको वहां पे मार्क्स मिल रहा होगा। ठीक है, तो टेंशन का बात नहीं है। तो ये चीज समझ में आया? बस इतना ही है, ज्यादा कुछ तो है नहीं। बाकी आपका अमोनिया का यूज केस लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ ही था कि अमोनिया को हम लोग रेफ्रिजरेंट वगैरह, कूलिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारा मतलब जो रिएक्शन होता है उसमें अमोनिया इस्तेमाल होता है। तो ये सारा इसका अमोनिया का यूजेस था। ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट यूज है अमोनिया का वो है प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। तो यूरिया का प्रिपरेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अमोनिया, और ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, मतलब एग्जाम पॉइंट से हम नहीं बोल रहे, डेली लाइफ से इंपॉर्टेंट बोल रहे। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये देखो, हम लोग जो फर्टिलाइजर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो फर्टिलाइजर में क्या होता है, हम लोग एक ऐसा चीज देना चाहते हैं प्लांट्स को जो उनके लिए क्या रहे, न्यूट्रिशियस है। वो न्यूट्रिशियस क्या होता है? यूरिया एक न्यूट्रिशियस कंपाउंड है जिनको हम लोग प्लांट्स को देना चाहते हैं। अब ये बहुत हाई क्वांटिटी में तो अवेलेबल है नहीं, यूरिया हम लोग के पास हाई क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हाई क्वांटिटी में यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर ये रिएक्शन नहीं पता चलता हम लोगों को, तो हम लोग यूरिया बना नहीं पाते। हम लोग बना नहीं पाते तो हम लोग प्लांट्स को देते क्या? और अगर प्लांट्स को नहीं देते तो आज जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है और आने वाले टाइम में जितना ज्यादा हम लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन करना होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। समहाउ थोड़ा सा है तो भाई नुकसानदेह, क्योंकि केमिकल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, बट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि प्रोडक्शन चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो देखो अभी फिलहाल कैसे करके ये चलता है। तो ये दो स्टेप में रिएक्शन चलता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1 में आपके पास जो अमोनिया रहता है, उस अमोनिया को आपको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है। तो जो आपका अमोनिया है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों आपका रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा NH4COO NH2। इसको बोला जाता है कार्बमेट अमोनिया। कार्बमेट अमोनिया क्या बोला जाता है? कार्बमेट अमोनिया। तो सबसे पहले हम लोग उस अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं और वो क्या बनाता है? कार्बमेट अमोनिया बनाता है। बेसिकली देखो कुछ हुआ नहीं, बहुत ज्यादा नहीं हुआ। ये COO2 था ना, CO2 था, तो हम लोग वहां पे क्या लिखे? COO लिख दिए। ठीक है, यहाँ से NH3 था, NH3 को हम लोग एक साइड इधर NH2 लिखे और इधर NH4 लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ है। तो थोड़ा सा याद करने का थोड़ा समझो, ये NH3 इधर से भी अटैच हुआ, NH3 इधर से भी अटैच हुआ, NH3 ऐसा हुआ ना भाई, NH3 इधर से भी जुड़ा, इधर से भी जुड़ा, ऐसा हुआ। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन हट के एक हाइड्रोजन इधर आ गया, वहां का एक हाइड्रोजन उठ के यहाँ आ गया। अब इसी को तुम लिख दो भाई NH2COO NH2। तो ऐसा नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई सोचोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं कि कार्बोमेट अमोनिया इस तरीके का दिखता है। ठीक है, याद हो गया? ओके, अब हम लोग आते हैं स्टेप 2 पे। तो स्टेप 2 पे क्या होता है? हम लोगों के पास ये जो कार्बोमेट अमोनिया है, ये सिंपली क्या करता है बाबू? ये वाटर लॉस करता है। स्टेप 2 में ये वाटर लॉस करता है। अब जब भी कोई चीज वाटर लॉस करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? H2O। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है? H2O निकाल देना है। तो देखो यहाँ से 2 O निकले, H निकलेगा और यहाँ से एक O निकलेगा, तो क्या बचेगा? NH2। यहाँ से 2 H निकल गया, यहाँ से एक O निकल गया, H2O, है ना। और फिर यहाँ पे NH2 जैसा है वैसे साथ में क्या निकला? H2। तो आप सिंपली देख सकते हो कि ये आपका NH2CO NH4 लिख दिए, CO NH2 और NH2। तो यही जो आपका फॉर्म हुआ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिया बोलते हैं। साथ में पानी तो फॉर्म हुआ ही होगा। ठीक है, तो ये आपका 2 स्टेप्स में आपका यूरिया का फॉर्मेशन हो जाता है और आपको इसी को
याद करना है कि प्रिपरेशन ऑफ यूरिया के फॉर्म में पहले स्टेप में कार्बोनेट अमोनिया बनता है और दूसरे स्टेप में यूरिया फॉर्म होता है। कैसे रिएक्शंस याद करना है वो भी हम आप लोग को बता दिया। तो आई होप आप लोगों को ये याद हो गया होगा। जल्दी से इसको कॉपी करो। इसके बाद हम लोग जो जंप करेंगे वो होगा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड या H2S के ऊपर होने वाला सारा केमिकल रिएक्शन। तो जल्दी से कॉपी करो। ओके, तो चलो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने हाइड्रोजन सल्फाइड को। तो आपको हेडिंग लगाओ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। पिछला बार तो हेडिंग कट गया था बट अभी ठीक किए कैमरा अलाइनमेंट। तो लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखो यार, हाइड्रोजन सल्फाइड को प्रिपेयर करने के लिए आपको दो तरीके का केमिकल्स लगता है। सबसे पहले आपको चाहिए होता है आयरन सल्फाइड और दूसरा कोई भी आप एसिड ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोग के पास जो इंग्रेडिएंट में बात करेंगे कि सबसे पहले चाहिए क्या, तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए आयरन सल्फाइड जो कि कैसा दिखता है, जो कि दिखता है ऐसा FeS चाहिए। और इसके साथ आपको चाहिए कोई भी एसिड। तो देखो, जब भी हम एसिड के बारे में बोलते हैं कि एसिड चाहिए तो हम लोग तीन तरीके के एसिड ही अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, दूसरा पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में और तीसरा पढ़ते हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में। तो यहाँ पे भी हम लोग जो एसिड लेंगे वो क्या होगा, HCl ले सकते हैं या फिर H2SO4 ले सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी आप एसिड उठा लो और उसको किससे रिएक्ट करवा दो, FeS के साथ रिएक्ट करवा दो और आपका केमिकल रिएक्शन चल पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे करके चलता है, फिर हम लोग कंडीशन वगैरह के बारे में जो भी होगा वो देख लेंगे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, आप लोगे भाई FeS और स्टार्टिंग में चलो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं H2SO4 और रिएक्शन चलवाते हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है बाबू, तो ये आप लोग लिख के रखना कहीं पे, यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पे चलता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन चलता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि यहाँ पे मेटल जाके इसको डिस्प्लेस करेगा और ये हाइड्रोजन आके यहाँ पे मेटल को डिस्प्लेस करेगा, यानी दोनों एक दूसरे का जगह ले लेगा। आयरन जाके हाइड्रोजन का जगह लेगा, हाइड्रोजन जाके आयरन का जगह लेगा, बस और कुछ नहीं होता है। तो आयरन को उठा के FeSO4 के साथ लिख दो, FeSO4, और हाइड्रोजन को उठा के सल्फर के साथ लिख दो। रिएक्शन फॉर्चुनेटली क्या है, तुम्हारा पहले से बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इजी है, कोई ऐसा समझ में नहीं अलग चीज तो है नहीं कि जो नहीं समझ में आया हो। दूसरा, जरूरी नहीं है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड ही लो, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते थे। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हो तब रिएक्शन कैसे चलता है, सेम डबल डिस्प्लेसमेंट, आयरन हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन आयरन की जगह। तो यहाँ पे आएगा FeCl, वैलेंसी से एक्सचेंज करोगे तो क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा और साथ में बन रहा होगा H2S। क्या रिएक्शन बैलेंस है, तो आपको दिखेगा कि एक हाइड्रोजन है, वहां पे दो हाइड्रोजन, तो बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 दोगे, रिएक्शन देखो आपका बैलेंस हो गया। तो एज सच रिएक्शन याद करना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। FeS को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और FeS को HCl के साथ, दोनों में से किसी के साथ भी प्रिपेयर करोगे क्या प्रोड्यूस होगा, FeCl2, FeSO4 विच आर सॉल्ट, और ये हम लोगों का H2S गैस प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो नोट वाला पॉइंट है वो सबसे नोट वाला पॉइंट है कि जो H2S है इज हाईली, थोड़ा बहुत नहीं, हाईली पॉइजनस, बहुत ज्यादा जहरीला गैस है। ये बहुत अच्छा गैस नहीं, तो अगर आप इसको स्मेल कर लेते हो या बॉडी के अंदर जाते हो तो स्मॉल क्वांटिटी में तो बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, बट अगर बहुत ओवर द पीरियड आप बहुत ज्यादा H2S को कंज्यूम करते हो, बॉडी के अंदर डाल देते हो, तो ये आपको क्या कर सकता है, जान तो हाँ जान भी ले सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन वगैरह तो कंफर्म होगा, आपको ऑक्सीजन वगैरह जो सप्लाई होता है हम लोग का जो विंड पाइप है, उस विंड पाइप को जाके क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा और बहुत सारा जो नर्वस सिस्टम है उनके टिश्यूज को भी डैमेज कर जाता है। तो आप ऐसा भी हो सकता है कि आप सोचने समझने का सलाहियत खो दोगे, ठीक है, या फिर आपका जो लंग्स है वो कोलैप्स कर जाए। तो इस तरीके का फेलियर्स आप लोग को देखने को मिलता है। तो H2S इज नॉट अ गुड गैस, इससे जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। और दूर कैसे रहेंगे, पहचानेंगे कैसे, तो बहुत अच्छा चीज ये है कि यार ये बहुत गंदा स्मेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये ना नोट में ये सब है कि रोटन एग्स का स्मेल करता है। ऐसे तो अंडा का स्मेल खराब होता है, हम लोग को पता है कि अंडा ऐसे कोई स्मेल करे तो उसको खराब फील होगा, उस पर से अंडा क्या है, सड़ गया, तो सड़ा हुआ अंडा सोच के देखो कि कितना गंदा लगेगा, ठीक है। तो वैसा स्मेल प्रोड्यूस करता है H2S। तो जहां भी ऐसा कोई स्मेल आए दूर वहां से भागो भाई, क्योंकि वहां पे चांसेस है कि H2S रहे और ये अच्छा चीज तो है नहीं हम लोग के बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। दूसरा जो नोट में पॉइंट याद रखना है, H2S इज हेवियर, हेवियर का स्पेलिंग देख लेना, हेवियर देन एयर। तो ये हवा से क्या होता है, हल्का होता है। अब क्योंकि ये हवा से हल्का होता है तो हम लोग पिछला बार जो अमोनिया कलेक्ट कर रहे थे, अमोनिया में क्या था,
अमोनिया इज लाइटर देन एयर, तो एयर का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट करवा रहे थे। जो चीज भारी है एयर देखना है, एयर भारी था तो एयर को नीचे की तरफ डिस्प्लेस कराता है, अमोनिया अलग हो जाता था। यहाँ पे क्या है, H2S हेवियर है, एयर क्या है हल्का है, तो एयर को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एयर को डाउनवर्ड करवा, अच्छा हम उल्टा बोल दिया ना, वहां पे आपका एयर जो होता था, सही तो बोल रहे हैं, हाँ यहाँ पे एयर आपका लाइटर है, तो यहाँ पे एयर को अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, कलेक्टेड बाय अपवर्ड। आपको देखना है कि एयर कहाँ है, एयर अगर अपवर्ड में है तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ, एयर अगर डाउनवर्ड में तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा। अमोनिया के केस में क्या था, अमोनिया हल्का था, एयर भारी था, तो एयर नीचे था तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे H2S हैवी है तो H2S नीचे होगा, एयर ऊपर होगा तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। तो एयर का अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं और हम लोगों को जो H2S है वो अलग हो जाता है। साथ ही साथ ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन है वो कब चलता है, रूम टेम्परेचर पे चलता है, यानी कोई खास टेम्परेचर का भी जरूरत नहीं है। जो रूम पे टेम्परेचर है नॉर्मली 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री, उसमें हम लोग ये रिएक्शन करेंगे, हम लोगों का रिएक्शन हो जाएगा। ओके, अब जब ये रिएक्शन चल रहा होगा तो हो सकता है कि H2S के साथ बहुत सारा मॉइस्चर भी जमा हो जाए, वाटर वेपर, तो हम लोग को इसको ड्राई करना पड़ेगा। तो ड्राई करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट के तौर पे कौन इस्तेमाल होता है, तो यहां पे इस्तेमाल होता है बाबू Al2O3 और P2O5। P2O5 तो याद करो Al2O3 और P2O5 पिछला केस में इस्तेमाल नहीं हो रहा था। पिछला केस में H2SO4 और P2O5 को मना किया गया था कि बोला इन दोनों को इस्तेमाल नहीं करना। रीजन क्या दिया गया था, बोला गया था कि अमोनिया एक बेसिक कंपाउंड है, ये सब एक एसिडिक कंपाउंड है, तो बेसिक को एसिडिक के साथ मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, एसिड और बेस का रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि जो हम लोगों का H2S प्रोड्यूस होता है, ये H2S पहले ही से क्या होता है, एसिडिक होता है। तो एसिडिक कंपाउंड होने की वजह से हम लोग इसको बेस के साथ नहीं करवा सकते ड्राई, तो हम लोग को H2S जो कि एसिडिक है उसको किसी न किसी एसिडिक कंपाउंड के साथ ही क्या करना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है। तो ड्राइंग एजेंट के तौर पे Al2O3 या फिर P2O5 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू ड्राई हाइड्रोजन सल्फाइड। इतना चीज समझ में आया, ओके। तो यार अच्छा, अब जो कुछ 2-3 पॉइंट्स और बता रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहला चीज जो ये याद रखना है अपने को, वो ये याद रखना है कि ये सारा जो प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन चल रहा होगा, ये रिएक्शन एक खास तरीके के अपैरेटस, एक खास तरीके के कंटेनर में चलता है, जिस कंटेनर का हम लोग नाम क्या दिए, किप्स अपैरेटस, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल छोटा सा लेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो नहीं है कि पूछेगा कि भाई वर्किंग प्रिंसिपल बताओ, लेकिन थोड़ा सा सुन लो कि किप्स अपैरेटस कैसे करके काम करता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ना आपको कुछ इस तरीके का कुछ रहता है, और फिर आपका इस तरीके का कुछ, मतलब हम लोग के पास कंटेनर रहता है जहां पे यहाँ पे एक कैप लगा हुआ रहता है और यहाँ पे एक कैप लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ रहता है। तो सबसे पहले ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किप्स अपैरेटस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब भी हम लोग को सॉलिड प्लस लिक्विड का रिएक्शन करवाना होता है। सॉलिड और लिक्विड का जब भी हम लोग रिएक्शन करवाना चाहते हैं और जहां पे सॉलिड प्लस लिक्विड हम लोग को क्या प्रोड्यूस करके दे, कोई गैस प्रोड्यूस करके दे, तो वैसे जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, किप्स अपैरेटस इस्तेमाल करते हैं। नॉट ओनली फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड, बट हम लोग और भी अलग अलग तरीके का केमिकल रिएक्शन इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या होना चाहिए किप्स अपैरेटस के लिए, सॉलिड और लिक्विड आपस में रिएक्ट करना चाहिए और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। तो किस्मत का खेल देखो कि यहाँ पे जो FeS इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। H2S क्या होता है, ये आपका लिक्विड होता है, और H2SO4 क्या होता है, एक गैस होता है। तो आपका सॉलिड और लिक्विड रिएक्ट कर रहा है और साथ में यहाँ पे गैस आपको मिल रहा है। रिएक्शन कैसे चलता है वो थोड़ा सा समझो। देखो सबसे पहले यहां से इस वाली जगह से हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड FeS को डाल देंगे, यानी आयरन सल्फाइड का जो बड़ा बड़ा टुकड़ा होगा पत्थर का, वो सारा टुकड़ा यहाँ पे डल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से टुकड़ा हम लोग डाल देंगे। ये आयरन सल्फाइड है, FeS। उसके बाद ये वाला जो अपर वाला कंटेनर है, इस अपर कंटेनर में क्या डलता है, यहां से H2SO4 लिख लो या फिर आप दिमाग में रखो कि कोई भी एसिड, तो कोई भी आप एसिड यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप एसिड डालो, अच्छा ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये पूरा एयर टाइट होता है,
ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से कुछ बाहर निकल सकता है, एकदम इस तरीके से हम लोग टाइट कर देते हैं कि यहाँ से अब कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है, अनलेस और अनटिल हम लोग इन कैप्स को ओपन ना करें। ये कैप से लिक्विड बाहर निकलता है और इस कैप से जो हाइड्रोजन सल्फाइड का गैस है वो गैस बाहर होता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, FeS डाल देते हैं अंदर में, और आपका जो ऊपर का जो फिलर है उसमें H2SO4 डालते हैं। अब क्योंकि ये एक ड्रॉपर के जैसा है, तो धीरे धीरे यहाँ से जो H2SO4 नीचे आएगा वो एसिड, और वो एसिड किसके ऊपर गिरेगा, इसके ऊपर गिर रहा होगा, किसके ऊपर, FeS के ऊपर। तो जैसे ही एसिड FeS के ऊपर गिरेगा तो वहां पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन चलेगा, और इस केमिकल रिएक्शन में FeSO4 और H2S बनेगा। तो इस पूरा का पूरा कंटेनर में H2S, 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 तो ऐसा बहुत सारा H2S का मॉलिक्यूल बनना चालू हो जाएगा। जैसे जैसे ये H2S का मॉलिक्यूल डेवलप होगा तो यहाँ पे एक चीज डेवलप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर डेवलप होता है। वो वेपर प्रेशर क्या करेगा, यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे समझना, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, और एक ऐसा फोर्स लगाएगा जिससे ऊपर से जो हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो H2SO4 एसिड गिर रहा था, उस एसिड को गिरने से क्या करेगा, रोकेगा। तो हुआ क्या, स्टार्टिंग में हम लोग FeS डाले, ऊपर से एसिड गिरा, वो एसिड रिएक्शन किया, H2S प्रोड्यूस किया, वो H2S से वेपर प्रेशर डेवलप हुआ, वो वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया जिससे ऊपर से एसिड गिरना क्या हुआ, बंद हो गया। अब इस कंटेनर के अंदर H2S भरा हुआ है और ये रिएक्शन क्या हो गया, थोड़ा देर के लिए स्टॉप हो गया। स्टॉप क्यों, क्योंकि ऊपर से H2SO4 नहीं गिर रहा है, तो जब एसिड आएगा ही नहीं तो ये रिएक्शन नहीं चलेगा, और इसीलिए हम लोग ये करते हैं ताकि हम लोग कंट्रोल्ड वे में इस रिएक्शन को परफॉर्म कर सके। ऐसा ना हो कि जितना मर्जी H2S बन रहा, बिकॉज पॉइजनस है ना भाई, हम लोग नहीं चाहेंगे कि एकदम बना के हर जगह फैला दो, ठीक है। तो उसके बाद फिर इसके साथ एक पाइप लगाते हैं हम लोग, और पाइप लगाते हैं तो ये H2SO4 यहाँ से निकल के यहाँ से बाहर आता है। जैसे ही बाहर आता है तो अंदर में H2S क्या हुआ, कम हो गया, क्वांटिटी H2S का कम हो गया, बाहर निकल गया। तो ये वेपर प्रेशर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। जैसे ही डिक्रीज करता है तो थोड़ा सा एसिड और क्या होता है, नीचे गिर जाता है, क्योंकि ये फोर्स कम हो जाएगा ना, तो ये फोर्स कम होता है तो थोड़ा सा एसिड गिरा, फिर ये रिएक्शन चला, फिर H2S बना, फिर यहाँ पे वेपर प्रेशर, फिर रुक गया। तो ये हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो किप्स एपैरेटस इसीलिए इस्तेमाल होता है कि भाई कंट्रोल्ड वे में ये पूरा का पूरा रिएक्शन को चलाया जा सके, ठीक है। सिर्फ जरूरी नहीं है, बार बार बोले कि सिर्फ H2S जरूरी नहीं कि प्रोड्यूस किया जाए, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। एसिड और आपका मेटल का रिएक्शन से, मेटल सॉलिड होता है और एसिड आपका लिक्विड होता है, इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो उसके लिए भी हम लोग किप्स एपैरेटस का इस्तेमाल कर सकते हैं और करते ही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करवा के एक रिएक्शन है एसिड के साथ, आई थिंक रिएक्शन, तो वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए भी आपका किप्स एपैरेटस का इस्तेमाल होता है। समझ में आया? ओके, तो थोड़ा सा चीज अब हम लोग मिटाएंगे बाबू, और जल्दी से देखेंगे कि FeS के ऊपर कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन चलता है। तो मिटा दे। ओके, तो सबसे पहला जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे बर्निंग ऑफ H2S, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ H2S विथ हवा O2। तो सबसे पहले H2S O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, H2S ऐसे बर्निंग रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन हम लोग चाहेंगे तो भाई क्या नहीं होगा, तो हम लोग H2S को O के साथ रिएक्ट करवाएं, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे H2O प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन सिर्फ एक बार में हम लोग दो अलग अलग कंडीशंस के साथ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में, चाहे आप पहला कंडीशन या दूसरा कंडीशन, क्या फर्क है वो बताते हैं। तो दोनों ही केसेस में क्या प्रोड्यूस हुआ, पानी तो प्रोड्यूस होगा। पानी के साथ पहला केस में आपका क्या बनता है, वो सल्फर बनता है, सिर्फ S, और दूसरा जो केस होता है उसमें क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। वजह क्या रहता है कि यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन लिमिटेड होता है, बहुत कम ऑक्सीजन होता है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो एक्सेस होता है। तो एग्जाम में समझना कि जब आपको बोलेगा कि रिएक्ट हाइड्रोजन सल्फाइड विथ एक्सेस ऑक्सीजन, तो आपको ये वाला रिएक्शन लिखना है, और जब बोलेगा रिएक्ट हाइड्रोजन सल्फाइड विथ लिमिटेड ऑक्सीजन, तब आपको ये रिएक्शन लिखना है। अच्छा, रिएक्शन बैलेंस है, दो हाइड्रोजन 3, तो यहाँ पे आपको 3 देना होगा, 3 to the 6, 6 6 6 6 6 6 6, तो यहाँ पे आपको देना होगा, ये 2 करो, ये 2 करो, 2 to the 4, 2 to the 4, 2s 2 to the 4 6। हाँ ठीक है, तो रिएक्शन हम लोगों का क्या है, बैलेंस है H2S। हाँ, रिएक्शन हम लोगों का बैलेंस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 दोगे तो 2 हो गया, 1 2 दोगे तो 4 हो गया,
4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, 2 हो गया, सल्फर 2 कर दो, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन, तो रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस करना हम लोगों को थोड़ा सा सीखना है। बाकी ये रिएक्शन आपको समझ में आया। तो ये था हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अच्छा, जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ पे कौन सा कलर का फ्लेम बनता है? ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे जब रिएक्शन परफॉर्म होता है तो यहाँ पे एक ब्लू कलर प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। काफी बोर्ड साफ करना होगा उनको। देखो, तो रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड, बेस, बेस, रिएक्शन ऑफ H2S विद बेस। बेस इसलिए क्योंकि ये तो खुद एसिडिक है ना, तो इसको बेस के साथ रिएक्शन करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। अगेन NaOH के साथ भी 2 तरीके का रिएक्शन होगा, एक एक्सेस वाला और एक लिमिटेड वाला। तो जब ये रिएक्शन चलता है तो यहाँ पे 2 तरीके का सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। पानी तो बनेगा, पानी तो फॉर्म होगा, यहाँ से भी H2O प्रोड्यूस होगा, यहाँ से भी H2O प्रोड्यूस होगा, बट साथ में NaHS बनता है और यहाँ पे Na2S बनता है, यानी यहाँ पे सोडियम सल्फाइड बनता है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम सल्फाइड बनता है और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोसल्फाइड बनता है। ये जो सॉल्ट होता है, ये सॉल्ट होता है आपका एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। और ये आपका नॉन एसिडिक सॉल्ट हो गया, या फिर नॉर्मल सॉल्ट की तरह आप ट्रीट कर सकते हो, तो ये प्रोड्यूस होगा। तो ये दोनों रिएक्शन दिमाग में रखना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये क्या होगा? ये लिमिटेड है और ये वाला क्या है? एक्सेस है। सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा तो नहीं है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सिंपल सिंपल चीज है, ठीक है। इसको मिटाते हैं। ओके, रिएक्शन रहता है हम लोग का पोटेशियम K2 क्या था? K2O3O7, K2Cr2O7 या K2Cr2O7, यानी पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट के साथ हम लोग रिएक्शन रहता है किसका? हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो वो रिएक्शन कैसे परफॉर्म होता है वो देखते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है, यहाँ पे ध्यान देना। क्या करें, थोड़ा सा मिटाते हैं इन सब चीजों को यार, क्योंकि रिएक्शन बड़ा है तो थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, समझ में आएगा। देखो, तो K2Cr2O7 इसको रिएक्ट करवाया जाता है H2S के साथ। जब हम लोग H2S के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं तो हम लोग को चाहिए होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि कौन होता है? H2SO4। तो यहाँ पे K2Cr2O7 H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। स्टार्टिंग में ये जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो सॉल्यूशन कौन से कलर का होता है? ये याद रखना बाबू, ग्रीन कलर का रहता है सॉल्यूशन। ग्रीन सॉरी आई एम सो सॉरी, ऑरेंज कलर का रहता है, बाद में ग्रीन होता है, ठीक है। तो पहले ये क्या रहता है? ऑरेंज कलर का रहता है और रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो सबसे पहले पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और पोटेशियम क्या बना लेगा? K2SO4 बना लेगा, ठीक है, बन गया। उसके बाद क्रोमियम भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा Cr2SO4, यानी क्रोमियम सल्फेट बन जाएगा। क्रोमियम सल्फेट बनने के बाद यहाँ पे प्रोड्यूस होगा आपका सल्फर और साथ में आपका प्रोड्यूस होगा बहुत सारा पानी, जो पानी को आप ले जाकर अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये रिएक्शन को आपको थोड़ा सा बैलेंस भी करना पड़ता है। तो रिएक्शन अगर आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे आपका 3, जहाँ तक हमको ध्यान में है, हम जब रिएक्शन कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा चीज़ याद किए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 7, यहाँ पे एक जगह पे आपका 4 और एक जगह पे आपका 7 पड़ता है, आई गेस यही है रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा H2, देखो ना 14, यहाँ पे 8 और ये 6, हाँ रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। थोड़ा सा देखना, आई गेस रिएक्शन बैलेंस है। तो ये रिएक्शन प्रोड्यूस चलता है और इस रिएक्शन में ये जो क्रोमियम सल्फेट है, इस क्रोमियम सल्फेट की वजह से कौन सा कलर आता है? ग्रीन कलर आता है। तो एग्जाम में ये रिएक्शन अगर देगा तो आपको यही बोल के देगा कि भाई क्रोमियम सल्फेट का हाइड्रोजन सल्फाइड से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन किया है, तो क्या होगा? कलर चेंज, वो बताओ। तो कलर चेंज ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। रिएक्शन याद है, लिख दो, जो चीज याद है उसको लिख दो कि भाई ये वाला पूरा का पूरा रिएक्शन। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ ना और आपको इस तरीके का रिएक्शन आप लिख दो, 1 मार्क्स तो कंफर्म हो देगा बस बिकॉज ऑफ द रिएक्शन, 1 मार्क्स तो उसको देना ही होगा। बाकी का जो आप वहाँ पे पॉइंट लिखोगे 1-2 कि भाई इसके वजह से ऑरेंज कलर है, इसके वजह से ग्रीन कलर है, मार्क्स आपको मिल रहा होगा। तो ये चीज थोड़ा सा
लिखना एग्जाम में, लिखोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं अपना कुछ रिएक्शन, जैसे कि क्या था ध्यान में नहीं आ रहा है, एसिड प्रोड्यूस करने वाला कुछ रिएक्शन था यार, Ag PbNO3 था, हाँ PbNO3। तो जब हम लोग इसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, H2S के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है PbS, सबसे पहले आपका PbS बना और साथ में बनता है H2SO4 सॉरी HNO3 निट्रिक एसिड HNO3। तो ये वाला एक रिएक्शन चलता है कि लीड नाइट्रेट को हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो लीड सल्फाइड बनेगा, और ये लीड सल्फाइड का जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा आई गेस बुक में था AgNO3 का ना, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, कॉपर सल्फेट का और AgNO3 का, हाँ कॉपर सल्फेट का और AgNO3 का। तो जब हम लोग कॉपर सल्फेट को रिएक्शन करवाएंगे, H2SO हमको भी याद नहीं रह सकता कि ये क्या था, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट को जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे भी क्या होता है, CuS बनता है, कॉपर सल्फाइड बनता है और साथ में H2SO4। ये आपका क्या रहता है बाबू, ब्लैक कलर का रहता है, ठीक है। और तीसरा दिया हुआ है AgNO3। AgNO3 और इसको भी किससे रिएक्ट करवाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो यहाँ पे भी जो प्रोड्यूस होगा वो क्या प्रोड्यूस होगा, AgS प्रोड्यूस होगा और साथ में आपका बनेगा यहाँ पे NO3 है तो HNO3 यानी निट्रिक एसिड। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा AgNO3 का फॉर्मूला, यही है, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस करने दो, Ag2S बनेगा तो यहाँ पे आपको 2Ag करना होगा, NO3 तो यहाँ पे भी देना होगा, तो अब रिएक्शन हम लोगों का बैलेंस है। तो यहाँ पे भी जो सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूस होता है इसका भी कलर क्या होता है, ब्लैक कलर का प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे लीड सल्फाइड भी ब्लैक, कॉपर सल्फाइड भी ब्लैक। तो एग्जाम से इस सब के रिगार्डिंग पूछता है और मेजरली आपका कलर्स के बारे में पूछता है कि कौन सा कलर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है, ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता है। तो आई होप आप लोगों को जो भी हाइड्रोजन सल्फाइड्स के ऊपर रिएक्शन था वो सारा रिएक्शन समझ में आया होगा कि कैसे करके केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्रिप्स apparatus क्या है वो समझ में आया होगा। अमोनिया के केस में जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया देखते हैं इंडस्ट्री लेवल पे वो समझ में आया होगा, और यूरिया कैसे फॉर्म होता है वो देखेंगे। तो इतना ही, यहीं तक हम लोग आज के वीडियो रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाइट्रोजन पे पढ़ेंगे। अगर अभी भी आप लोगों का कोई डाउट रहता है हाइड्रोजन सल्फाइड के रिगार्डिंग तो डाउट आप पहले से पूछ सकते हो, और अगर कोई सजेशन रहता है कि हाँ इस तरीके से और आप कंटेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है तो वो भी डेफिनेटली मेरे को बताना, आने वाला टाइम में उस चीज़ को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।